कभी सोचा है कि बस मुट्ठी भर नमक एक पूरे के पूरे साम्राज्य की बुनियाद हिला सकता है? आज हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की, भारतीय इतिहास का वो अध्याय जिसने अहिंसा की ताकत से ब्रिटिश राज को चुनौती दी। तो सेंट्रल क्वेश्चन यही है कि आखिर इस आंदोलन को भारत की आज़ादी की लड़ाई में इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है? चलिए इस सवाल को एक परफेक्ट एग्जाम आंसर की तरह समझते हैं। एक एक करके हर पहलू को खोलकर देखेंगे ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। किसी भी जवाब की शुरुआत होती है बैकग्राउंड से, तो सबसे पहले इसकी नींव को समझते हैं। आखिर वो क्या वजह थीं, वो कौन सी चिंगारियां थीं जिन्होंने पूरे देश में इस आंदोलन की आग लगा दी। चलिए जानते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। बात है 1929 की और जगह है लाहौर। कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है। ये एक ऐतिहासिक पल था क्योंकि अब डोमिनियन स्टेटस या आधी अधूरी आज़ादी की बातें पीछे छूट चुकी थीं। कांग्रेस ने एक सुर में ऐलान किया, पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब यही हमारा आखिरी लक्ष्य है। हवा में एक नया जोश था, एक नया संकल्प था। इस संकल्प के बाद भी गांधी जी ने टकराव से पहले समझौते का एक आखिरी मौका दिया। उन्होंने वाइसरॉय के सामने 11 मांगे रखीं, और ये मांगे सिर्फ कोई राजनीतिक मांगे नहीं थीं। ये सीधे सीधे आम भारतीय की जिंदगी से जुड़ी थीं, जैसे कि सेना पर बेतहाशा खर्च कम करो, नशीली चीजों पर रोक लगाओ और सबसे जरूरी नमक पर से टैक्स हटाओ, जो हर गरीब की थाली पर एक बोझ था। और देखिए, ये कोई बंद कमरे की डील नहीं थी। गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में इन सभी मांगों को छाप दिया ताकि पूरा देश जान सके कि दांव पर क्या लगा है। ये एक खुला अल्टीमेटम था, या तो हमारी मांगे मान लो या फिर एक बहुत बड़े अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार हो जाओ। और हुआ वही जिसका अंदेशा था। सरकार ने मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसी के साथ बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए। अब सीधी टक्कर के सिवा कोई और चारा नहीं बचा था। तो जब बातचीत फेल हो गई तो वक्त था एक्शन का, और गांधी जी ने हथियार के तौर पर चुना एक ऐसी चीज जो हर घर की रसोई में थी, नमक। चलिए अब देखते हैं कि कैसे नमक के एक छोटे से दाने ने इतने बड़े साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। लेकिन सवाल उठता है, नमक ही क्यों? क्योंकि नमक एक ऐसी चीज थी जो अमीर गरीब हिंदू मुसलमान हर किसी को जोड़ती थी। ये सबकी जरूरत थी, और इस पर टैक्स लगाकर अंग्रेजों ने ये साबित कर दिया था कि उनका राज कितना शोषक है। गांधी जी ने बस इसी एक प्रतीक में ब्रिटिश राज के पूरे अन्याय को समेट दिया। और फिर शुरू हुई वो ऐतिहासिक पदयात्रा जिसे आज हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। 12 मार्च 1930 गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले। 24 दिन, 240 मील का पैदल सफर। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, कारवां बड़ा होता गया, और फिर 6 अप्रैल को दांडी के समुद्र तट पर उन्होंने बस मुट्ठी में नमक उठाया और एक साम्राज्य का कानून तोड़ दिया। वो सिर्फ एक मुट्ठी नमक नहीं था, वो एक इशारा था, पूरे देश के लिए एक सिग्नल था। गांधी जी के नमक कानून तोड़ते ही मानो पूरे भारत में सविनय अवज्ञा की एक लहर सी दौड़ पड़ी, और देखते ही देखते ये आग पूरे देश में फैल गई। दक्षिण में सी राजगोपालाचारी ने अपनी नमक यात्रा शुरू की। उत्तर पश्चिम में सरहदी गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान के लाल कुर्ती दल ने अहिंसा की एक नई मिसाल पेश की। बिहार में लोगों ने चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया, और धरसाना में तो सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में सत्याग्रहियों पर जो लाठीचार्ज हुआ, उसने पूरी दुनिया के सामने ब्रिटिश राज का असली क्रूर चेहरा बेनकाब कर दिया। तो क्या क्या हुआ ये तो हमने देख लिया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एक अच्छे जवाब के लिए विश्लेषण बहुत जरूरी है। तो इस पूरे संघर्ष का आखिर असर क्या हुआ, इसका असली महत्व क्या था, अब इस पर बात करते हैं। 90,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस आंदोलन की विशालता का सबूत है। गांधी जी को मिलाकर लगभग 90,000 भारतीयों को जेल में ठूस दिया गया। ये आंकड़ा 2 बातें बताता है। पहली कि कितने बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर उतरे थे, और दूसरी कि सरकार इस आवाज को दबाने के लिए कितनी क्रूर हो गई थी। और ये लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं थी, ये एक आर्थिक लड़ाई भी थी। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार इतना सफल रहा कि उनका इंपोर्ट लगभग आधा हो गया। शराब की दुकानों पर धरने और टैक्स न चुकाने की मुहिम ने अंग्रेजों के सरकारी खजाने पर सीधी चोट की। आर्थिक मोर्चे पर ब्रिटिश राज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन कोई भी आंदोलन सिर्फ नेताओं से नहीं चलता, उसकी असली ताकत तो लोग होते हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस आंदोलन में समाज के कौन कौन से हिस्से शामिल हुए। इस आंदोलन की सबसे खास बात थी महिलाओं की भागीदारी, जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। वे घरों की दहलीज लांघकर सड़कों पर आईं, धरने दिए और जेल तक गईं। किसानों और मजदूरों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हाँ, ये बात सच है कि मुसलमानों की भागीदारी मिलीजुली रही।
उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में तो ये बहुत मजबूत थी, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में ये उतनी व्यापक नहीं थी जितनी असहयोग आंदोलन के समय। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, मूल्यांकन पर। अगर एक परीक्षक की नज़र से देखें तो इस आंदोलन ने क्या हासिल किया और कहाँ ये चूक गया, इसकी सफलताएं क्या थीं और इसकी सीमाएं क्या। चलिए तराजू के दोनों पड़ों पर नजर डालते हैं। एक बैलेंस्ड जवाब के लिए दोनों पहलू देखने जरूरी हैं। उपलब्धियों की बात करें तो इस आंदोलन ने आज़ादी की मांग को गली गली घर घर तक पहुंचा दिया। इसने दुनिया को सत्याग्रह की ताकत दिखाई। लेकिन अगर सीमाओं की बात करें तो ये फौरन पूर्ण स्वराज हासिल नहीं कर सका और मुस्लिम समुदाय को पूरी तरह अपने साथ जोड़ने में भी कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन इसकी सबसे बड़ी राजनीतिक जीत जानते हैं क्या थी? इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को इतना मजबूर कर दिया कि उन्हें कांग्रेस के साथ बराबरी की मेज पर बैठकर बात करनी पड़ी। गांधी-इरविन पैक्ट, भले ही उसके नतीजे कुछ भी रहे हों, इस बात का सबूत था कि अब भारत की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये अपने आप में एक सबक है। ये हमें अहिंसक प्रतिरोध की ताकत, आम जनता की भागीदारी और सही प्रतीक चुनने के महत्व के बारे में सिखाता है। आज के समय में जो सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन होते हैं, उनके लिए इसके क्या मायने हैं, सोचिएगा जरूर।